नमस्कार दोस्तों, जय माँ सरस्वती। मैं सौरभ मिश्रा आपका आपके चैनल सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज से हम घटना चक्र की कंप्लीट 2025 वाली सीरीज करने जा रहे हैं, जिसमें एक एक सब्जेक्ट के पूरे घटना चक्र पूर्वावलोकन को कवर करेंगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन के बिना पीसीएस निकलना बहुत ही मुश्किल है। आप सब जानते हैं, पैटर्न कितना भी बदले लेकिन घटना चक्र और लूसेंट सदाबहार है। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन अगर आप तैयारी करते हैं तैयारी की फील्ड में, तो आपको पता ही होगा, काफ़ी लोग का डिमांड भी था घटना चक्र पूर्वावलोकन कराइए। तो इस बिहाफ पे हम आज से घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें देख सकते हैं 1990 से लेकर 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं पीसीएस के, अदर स्टेट के या आरओ जितने भी एग्जाम हुए उन सभी क्वेश्चंस का इसमें क्या है, संकलन दिया गया है। तो आज पोल्टी शुरू करने जा रहे हैं। पोल्टी आपका 404 पेज का है, देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। पोल्टी पूरा आपका ख़त्म कर देंगे। और इतने टॉपिक हैं, अगर आपने कभी पढ़ा है घटना चक्र तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। हम घटना चक्र के अलावा कुछ अपने से एक्सप्लेनेशन व्याख्या भी बताएंगे, कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू पूरा करा देंगे। तो अगर आप भी यूपी पीसीएस 2025 देना चाहते हैं तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अगर आपका भी आरओ मेंस है तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप यूपीएसआई दे रहे हैं तो संविधान मूल विधि का आएगा ही, तो उसमें भी ये आपका काम हो जाएगा। तो पूरा एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे हम। भारत का संवैधानिक विकास, आज इस टॉपिक को कवर करेंगे पूरा। कंपनी के शासन और ये दोनों कवर कर लेंगे। तो देखते ही देखते आपका पूरा घटना चक्र हम पीसीएस पेपर से पहले तक कोशिश है कवर कर देंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी तीनों को कवर करेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसको भी कवर कर देंगे। तो चलिए हम थ्योरी भी बताते चलते हैं थोड़ा थोड़ा, तब एमसीक्यू कराएंगे, जिससे जो नए बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका भी तैयार हो जाएगा। तो भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास दो चरणों में हुआ था। पहला था 1773 1773 से 1853 तक, और दूसरा आपका 1858 से 1947 तक। थोड़ा जूम कर ले रहे हैं जिससे आपको क्लियर दिख जाए। तो जो 1773 से 1853 था ये कंपनी का शासन था, और 1858 से 1947 तक क्या था, ब्रिटिश का, ताज का या क्राउन का शासन था। बस कुछ चीज़ें बताएंगी फिर डायरेक्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, बस घबराइएगा मत। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। हाँ, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक सरप्राइज क्वेश्चन होगा लास्ट में और आप सबके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और उनका कार्यकाल 5 वर्ष किया गया। और वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारबेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। जो जो इम्पोर्टेंट होगा हम उसी को बताएंगे, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस करा देंगे। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया, 1773। ये देखिए, देखते रहिएगा, बाकी आप एमसीक्यू बहुत अच्छे से कर लेंगे तो पूरा वीडियो देखेंगे तो। फिर आ जाइए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या होता है, एक कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया, और राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई, और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। फिर 1786 का अधिनियम बनता है। इसमें क्या होता है कि विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया, और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। फिर आगे क्या आता है आपका 1793। आगे देख लीजिए, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फिर 1793 चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और 1813 के चार्टर द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये सारे क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे। आप बस कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पूरा का पूरा घटना चक्र करा देंगे। और कंपनी के भारतीय व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। फिर आता है आपका 1833 का अधिनियम, चार्टर वाला, चार्टर एक्ट आता है। में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया कब, 1773 में। फिर संपूर्ण भारत का बना दिया गया 1833 चार्टर एक्ट द्वारा। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता, और देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला बना था, और विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना।
और कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जिसे चौथा सदस्य कहा जाता है उसको सम्मिलित किया गया और मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। मैं किसको? मैकाले को। जो जो इम्पोर्टेंट है बोल्ड लेटर में उसको आप पढ़ लीजिएगा। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक व्यवस्था की गई, यानी विधायी और कार्यपालिका को अलग अलग किया गया और विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। किस अधिनियम के तहत किया गया? भारतीय केंद्रीय विधान परिषद या भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा। और सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जो आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी और बीपीसीएस का, 1853 में खुली प्रतियोगिता किया गया। ये आपके थे कंपनी का शासन। अब इससे घटना चक्र पुनरावलोकन जितने क्वेश्चन दिए हैं 2025 वाले बुक में उनको हम कवर करने जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन आए हुए रहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो अभी आपने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और कब किया गया? 1774 में किया गया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए आरओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? नहीं, लेमेस्टर नहीं था। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। देखिए इसमें दिया गया है फर्स्ट वाले में, तो सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपका क्या हो जाएगा? विकल्प ए, केवल एक सही है। ठीक है, आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में क्या दिया गया है? सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करने की बात किया गया है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो अभी आपने कुछ चीज़ें पढ़ा था। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? ये नियामक अधिनियम मतलब रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, रेगुलेटिंग मतलब नियामक, 1773 हो गया। उसके बाद आपका गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति आपने पढ़ा था, 1833 पढ़ा था। अब इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 हो गया और नियंत्रण परिषद की स्थापना 1774। तो बी का 1 देख लीजिए, बी का 1 इसमें है, आपके बी वाले में है, बाकी किसी में है नहीं, तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेशन आपके लिए पीसीएस के लिए रामबाण होगा, साथ ही साथ यूपीएसआई या जो भी एग्जाम देंगे पोलिटी इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पूर्वावलोकन ही सारी चीज़ों का एकदम निचोड़ होता है। निम्नलिखित में किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? मतलब किससे या किनसे? तो 1813 का चार्टर एक्ट, बिल्कुल प्रचार करने के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष खर्चा किया जाने लगा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये भी सही है। प्राच्यविद आंग्लविद विवाद, ये भी सही है। तो 1 2 3, तो 1 2 3 आपका दोनों सही है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा को और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर एक्ट में अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया और 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। और इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। और इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग, इनका पूरा नाम देख लीजिए, केवेंडिश बेंटिंग, जिसका कार्यकाल था 1828 से 1835 के बीच, मतलब यहाँ पे था कार्य, और जब गवर्नर जनरल बना था 33 में। शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। अब भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे। कौन थे? ट्रेवेलियन, ये भी पूछा जाता है। और जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के यानी ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थक नेतृत्व करता थे। आइए 5 नंबर देख लेते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 में समाप्त कर दिया गया था चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। बाकी चाय और चीनी मैंने पढ़ा था, चीनी मतलब चीन के लिए था। और 1833 में पूरा का पूरा समाप्त कर दिया गया। आ जाइए आगे देखते हैं 6 नंबर। चार्टर एक्ट थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के
व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार था, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, ये बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा देखते हैं, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो ये देखिए, तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा आपका? पहला सही है, दूसरा सही है कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। लेकिन ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया था? 1858 में आया था। तो 1 और 2 हो जाए। देखिए IAS प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। घटना चक्र पूर्वावलोकन करने का फायदा इतना है कि आपका क्वेश्चन टैकल करने का तरीका पता चल जाता है, साथ ही साथ आपका कंसेप्ट और सिलेबस भी कवर हो जाता है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833। किसने? चार्टर एक्ट 1833 में। ये प्री 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी के साथ घटना चक्र पूर्वावलोकन के जो क्वेश्चंस थे आपके फर्स्ट पार्ट के कंपनी के शासन की, वो समाप्त हुए। अब आ जाते हैं ब्रिटिश ताज के शासन। जब कंपनी शासन चला नहीं पाती है और फिर क्या आता है, जब आपका 1857 की क्रांति हो जाती है, फिर जो क्राउन था, ताज था ब्रिटिश का, उसने डायरेक्ट हस्तक्षेप अपना कर लेता है, पूरी पावर अपने अंडर ले लेता है। तो ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा तो कुछ एक्ट बनाते हैं, जैसे तो उस जो एक्ट आते हैं वो भारत शासन अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। तो इसको क्या कहा गया? अपने ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, यानी डायरेक्ट प्रतिनिधि बन गया ब्रिटिश ताज का। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड कौन था? ये सारे एग्जाम आपके यूपी SSC, लोअर PCS RO या विभिन्न जो बिहार PCS, MP PCS, मतलब कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसको देख सकते हैं। स्पेशली PCS RO वालों के लिए तो रामबाण है। और इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये आपका 1858 था। फिर उसके बाद आता है आपका क्या? भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है। इसके द्वारा क्या होता है? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत हुई। अब क्या होता है, जिससे कानून बना देते थे अंधाधुंध, तो अब इसमें क्या होते हैं कि जो भारतीय रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा ही मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। उसके पहले केंद्रीकरण हुआ था, अब क्या करते हैं? विकेंद्रीकरण कर देते हैं। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। और आज भी यही चीज़ है आपातकाल वाला, लेकिन कुछ चीज़ें जाहिर सी बात है वहाँ से ली गई है 1935 से, तो अभी 35 तो आया ही नहीं। फिर आ जाइए भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का तथा सरकार से 6 दिन के पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। डायरेक्ट पूछा जाता है, बजट पर बहस करने का अधिकार किसमें दिया गया? 1892 के अधिनियम में दिया गया था। और सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ भी किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। फिर उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें क्या होता है? बहुत बड़ा खेला हो जाता है। इसमें क्या कर देते हैं कि बांटने वाला काम कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम को पृथक करने का काम करते हैं। सिर्फ 1909 अधिनियम को, भारत परिषद अधिनियम को 1909 को पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, यानी रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, और जो पहली बार शामिल थे वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्तियों को बढ़ा दिया और परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों को विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरे प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो पूछा जाता है बार बार, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ये बार बार पूछा जाता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन का प्रावधान। फिर क्या होता है? इतने भी बात नहीं बनता। फिर दोबारा आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1919। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसी के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई और सांप्रदायिक आधार पर, अभी तक मुस्लिमों को बांटे थे, अब क्या करते हैं? सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर देते हैं। सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इसमें मतलब पूछा जाता है सिखों के लिए किसमें किया गया, यानी सभी के लिए, तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में किया गया।
और पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई। क्या की गई? द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई। और इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। अब पूछा जाता है प्रांत में द्वैत शासन कब लागू किया गया? 1919 में। अब प्रांतीय विषयों को 2 भागों, पहला भाग आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। फिर जब इतने पे भी काम नहीं बनता है, अब धीरे धीरे आज़ादी की लहर उठ जाती है, आप जानते हैं। उसके बाद 1919 में ही तो आपकी चौरी चौरा से लेकर के आपका ढेर सारे आंदोलन शुरू हो जाते हैं गांधी जी के द्वारा। मतलब हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारे क्रांतिवीर थे, क्रांतिकारी थे, वो एक्टिव हो जाते हैं। आज़ाद जैसे क्रांतिकारी, भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग। तो फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या होता है, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया। प्रांत में कब लागू किया गया था? 1919 में। केंद्र में 1935 में। और इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। किसकी? भारत में मुद्रा एवं लेख साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। पहले महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, अब महिलाओं का भी 1935 में शामिल किया गया। इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया। बार बार पूछा जाता है संघीय न्यायालय, ठीक है। तो इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। जो बर्मा था भारत का पार्ट था, इसे अलग कर दिया गया। और 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। सिंध और उड़ीसा का निर्माण किससे हुआ? 1935 अधिनियम से हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। कुछ प्रांतों में जैसे द्विसद, आप जानते हैं ना, अपने यूपी में है, मतलब विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। बिहार में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है। तो फिर आ जाता है भारत। अब धीरे धीरे अब हम आज़ादी की ओर आ जाते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाता है। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है और इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। और फिर क्या होता है, इसने वायसराय का पद समाप्त करके दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद क्या करता है? सृजन कर देता है। क्या होता है? गवर्नर जनरल का पद सृजन कर दिया जाता है। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और फिर स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए, प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी है। और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत सम्राट शब्द हटा दिया गया। ये कुछ कंसेप्ट थे। अब आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं पूर्वावलोकन का। ये देखिए प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? थोड़ा जूम कर लेते हैं अगर क्लियर न दिखता हो आपको तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में दिया गया। अभी आपने थ्योरी में पढ़ा था। दूसरा नंबर देख लेते हैं, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो आपके मार्लियामेंटो सुधार 1909 में किया गया था। आपको पता है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली इसमें लागू किया गया था और सिखों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए 1919 में किया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सब आए हुए क्वेश्चन है, प्री 2014 का है। अगर आप तैयारी करते तो आपको पता है पूर्वावलोकन का महत्व क्या होता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया? भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1861 इसमें नहीं हुआ था, 1909 में भी नहीं हुआ था, 1919 में नहीं हुआ था। कब? 1935 में हुआ था। कब हुआ था? संघीय न्यायालय बना था 1937 में। तो विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये देख लेते हैं। तो संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार ने 1935 के अंतर्गत, शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना किया। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर थे। ये पूछा जाता है, कौन? सर मॉरिस ग्वेयर थे। तो 1935 दिया नहीं गया था, इसलिए विकल्प डी हो जाएगा। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1937 में किया गया था। अगर अधिनियम पूछता तब 1935 से होता, तो हमें क्या करना है? 1937 करना है। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935। और प्रांतों में 1919 था। आइए 6 नंबर आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया?
तो ये आपका करने वाला भारत शासन अधिनियम 1935 है। देखिए स्पीड की समस्या हो तो आप बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हमारा काम है धीरे धीरे पढ़ाना, क्योंकि और लोग को जो नए होंगे उनके लिए भी आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ा लीजिएगा। अगर हम स्पीड बोलेंगे फिर आपको छूट जाएगा आपका। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित के संबंध में अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये देखिए IAS प्री 2012 में यहाँ का क्वेश्चन है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल है, द्वैध शासन लागू किया गया था प्रांत में। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, नहीं, मुसलमानों के लिए 1909 में किया गया था, 1919 में नहीं किया गया था। केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ये सही है। तो विकल्प 1 और 3, विकल्प 1 और 3 यानी चीज सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरुआत की। ये शुरुआत प्रांतीय स्वायत्तता किसने किया, प्रांतों में स्वायत्तता, तो आपका ये करने वाला भारत सरकार अधिनियम 1919। झारखंड PCS 2021 में क्वेश्चन है। और इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुआ, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। लेकिन झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को सीमाना और इसे संशोधित उत्तर कुंजी परिवर्तित करके विकल्प डी किया गया। ठीक है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, कब बनाई गई थी, तो 1919 में बनाई गई थी प्रथम बार। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना हुई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसका बैठक 5 वर्ष पे होता था। और इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से विधान सदस्यों से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। और निचला सदन केंद्रीय विधान परिषद, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे, प्रथम बैठक से 3 वर्ष का होता था, इसका अवधि होता था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत थे। बाकी इसमें कुछ है नहीं खास। 10 नंबर देख लेते हैं, हिचकी आ रहा है, पता नहीं कोई याद कर रहा है। केंद्र में कौन सा एक द्विसदनी विधायिका लाया, तो केंद्र में कौन लाया आपका 1919 एक्ट, कौन 1919 एक्ट। अगर 35 होता तो 35 हो जाता, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। तो आपको पता है महिलाओं को 35 में दिया गया था, तो ये विकल्प होगा नहीं। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, तो 2 सही हो जाएगा। तो सिर्फ केवल 2 सही होगा, केवल 2 सही हो जाएगा। 12 नंबर देख लेते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होनी थी, बिल्कुल ये सही है। और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। RO 2021 में क्वेश्चन है। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ। 1926, 1937, 1945 और क्या दिया गया है, तो 45 वाला भी था, 26 और क्या दिया गया इसमें देख लेते हैं। हाँ, इतनी चीज़ें दी गई हैं, तो 26 और 45 दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26 और 45 दोनों सही। तो 1919 के तहत 26 और 45 का केंद्रीय विधान परिषद चुनाव हुआ था। 45 वाला आप 35 मत मार दीजिएगा सोच करके। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो 1945 में किया गया था। कब किया गया था, 1945 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे प्रेरित है ये, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। किससे, 1935 से। तो यदि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि यानी फिर भी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42-43 से प्रेरित है। प्रेजेंट टाइम में अनुच्छेद 123 में है। 16 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, तो ये आपके 1935। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र और राज्यों के मत शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था
की गई थी। आइए आगे देख लेते हैं 17 नंबर। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। IAS प्री 2012 में यह क्वेश्चन है, देख सकते हैं। 18 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विशिष्ट प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, गलत है। ये 1919 वाला सिस्टम है। बाकी ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये सारी चीज़ें सही हैं। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। 20 नंबर देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अभी हमने पढ़ा भारतीय शासन सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 21 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ये देखिए RO में RO कुछ टाइम LDA UDA बोलते थे, ठीक है। बाद में इसका नाम RO हो गया, उसके पहले LDA UDO बोला जाता था। 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दिया गया था। किसको? गवर्नर जनरल को। ये देखिए UPPCS मेंस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, IAS प्री 2018 में। आपको पता होगा 2018 के पहले मेंस भी ऑप्शनल होता था, लिखित नहीं होता था। बस सब वो ऑप्शनल पेपर जो होता था वो लिखित होता था, बाकी सब MCQ होता था मेंस में भी। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो आपका देश के लिए लिखित संविधान, ये आपका नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम से सम्मिलित हैं, समाहित है उसमें। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता तो मिली नहीं, जानते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? संविधान का प्रमुख स्रोत है। मोस्टली चीज़ें यहाँ से ही ली गई हैं आपकी। तो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। ये सब 1935 से थे और जो आज भी विद्यमान हैं, लिए गए हैं। आइए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो बर्मा आपका भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम बोलते हैं 1935। तो 1937 बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये संवैधानिक विकास कंप्लीट हुआ। अब अगला टॉपिक रहेगा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा छोटा वीडियो बना के कंप्लीट कर देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि PCS के लिए पूरा का पूरा घटनाचक्र पूर्वावलोकन कराएंगे। साथ ही UPSI के लिए GS और मूलविधि कराएंगे, हम हिंदी कराएंगे। और ये जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन है, किसी भी राज्य का PCS आप देते हैं आपके लिए सफिशियंट होगा और रामबाण होगा। RO देते हैं उसके लिए फ़ायदा होगा। अगर आप SI वाले हैं फिर भी देख सकते हैं, पुलिस या UPSSC वाले हैं फिर भी आप इसको देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा और आपका साथ ही साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और आधे घंटे का मुश्किल से वीडियो होगा, आधे घंटे में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को जोड़ें। और प्ले लिस्ट बना देंगे, पूरा का पूरा घटनाचक्र, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सब करा देंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर भी कराएंगे, कोशिश है PCS से पहले तक करा देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे PDF मिल जाता है, बाकी हर एग्जाम की छोटी बड़ी अपडेट वहाँ पे दे दी जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जो मैंने कहा था एक सरप्राइज क्वेश्चन हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप बस इसका जवाब दीजिएगा कि जब बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया था, तो उस समय क्या बजट पास होता था? हाँ या ना में? पास होता था तभी दिया जाता था। तो बजट पे बहस करने का अधिकार कौन से अधिनियम के तहत दिया गया था? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।